बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था जी बिज़नेस लॉ को स्टडी करना शुरू किया था और हमने कुछ थोड़ा सा पेपर पैटर्न देखा था। सबसे पहले कि सिलेबस के अंदर हमें 5 एरियाज़ के अंदर सिलेबस बटा हुआ नज़र आ रहा था। किताब के अंदर टोटल हमें 18 चैप्टर नज़र आ रहे थे, जिसमें से चैप्टर नंबर 1 लीगल सिस्टम से रिलेटेड था, चैप्टर नंबर 2 से लेकर 10 तक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, जहां से हमने पढ़ना शुरू किया। फिर आगे पार्टनरशिप आ जाएगी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा और कुछ फर्दर लॉज आ जाएंगे। पेपर पैटर्न में 3 तरह के सवाल आ रहे थे, एमसीक्यूज बेस्ड, थ्योरेटिकल और केस स्टडी। ऑलमोस्ट 50% केस स्टडीज़ हैं, 15% एमसीक्यूज हैं, 35% थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं। बल्कि ये 35 में से भी कुछ परसेंटेज निकल कर इधर ही जाती जा रही है। आप समझें वो 25 आ गया तो ये 60 हो जाता है, यानी सारा फोकस इस वक्त इस एरिया के ऊपर एग्जामिनर का फोकस है। फिर हमने देखा था कि हम किस तरह से पढ़ेंगे, क्या चैलेंजेस हैं, ये सारी बातों को इनकॉर्पोरेट करते करते कल हमने यहाँ से पढ़ने का आगाज़ कर दिया था और हमने इस एग्जाम्पल से बात का आगाज़ किया था। ऑफरर इज वन हु मेक्स एन ऑफर टू अनदर। यहाँ एक हल्की सी अभी आपको कंफ्यूजन आ रही होगी कि जी एक्सेप्ट हुआ नहीं हुआ, ये अभी क्लियर हो जाएगी आज के लेक्चर में। उसकी रीज़न क्या है वो भी आपको समझ आ जाएगी। हमने यहाँ से मिस्टर कामरान और मिस्टर नोमान की इस एग्जाम्पल से हमने टेकअप करना शुरू किया और हमने ऑफरर को डिफाइन किया, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसर, ठीक है, या ऑफरर इज वन हु मेक्स एन ऑफर टू अनदर, जिसने ऑफर की है। जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगी तो फिर क्या होगा, ये आज का लेक्चर हमारा इधर ही चलेगा। लेकिन अगर हम प्रोमिसर और इसकी डेफिनेशन देखें तो यही लिखा हुआ है। कहाँ मैंने कहा कि एक्सेप्ट करेगा? अच्छा चलें, अभी वो भी एक्सप्लेन हो जाएगी बात। फिर हमने कल एक ऑप्शन यहाँ ली थी, इसको हमने डिफाइन किया था ऑफर की डेफिनेशन को, और हमने इस एग्जांपल से अंडरस्टैंड किया था कि यार लॉ 2 बातों को ऑफर कह रहा है, टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। उसके लिए हमने अपने जहन में वही कामरान और नोमान वाली एग्जांपल टू डू समथिंग के लिए रख ली और रमला एंड कमला वाली नॉट टू डू समथिंग के लिए रख ली, ताकि आइंदा हम इसी एग्जांपल से जब भी लॉ में हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसी को रेफर कर रहे होंगे। तो ऑफर की एक डेफिनेशन, व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ अदर पर्सन इज मेकिंग ऑफर। ठीक हो गई बात जी? Promise, when the person to whom proposal is made signifies his assent to it, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted become promise. अब लॉ ना बड़ी बारीक बीनी के साथ चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करता चला जाएगा। आम जिंदगी में हम चीज़ों को दोनों तरफ इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना, दोनों तरफ इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि लॉ क्या कर रहा है, लॉ चीज़ों को दोनों तरफ नहीं इस्तेमाल करता, बल्कि बारीकी के साथ डिफ्रेंशिएट करता चलता है। बल्कि कल के मेरे उस कॉन्सेप्ट को इनकॉर्पोरेट रखें आप, जो मैंने कल एक बात आपके साथ की थी कि लॉ का अगर एक फुल स्टॉप भी लग गया तो मीनिंग चेंज, और अगर उसे रिमूव करना है तो पूरा लेजिस्लेशन का प्रोसेस हमें अप्लाई करना पड़ेगा। जब तक हमें लॉ का ये मिजाज समझ नहीं आएगा ना हम इनकम टैक्स अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, ना हम कोई भी लॉ का पेपर पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हमें इस मिजाज को समझना है। अच्छा जी, उसके लिए अब देखिए क्या हुआ। लॉ कह रहा है, देखो एक बात है प्रपोजल, प्रपोजल का दूसरा मतलब क्या है, ऑफर। एक शख्स ने ऑफ़र करवाई है, ये अभी ऑफ़र है, आपने ऑफ़र एक्सेप्ट की नहीं की, अभी इसका कोई जिक्र नहीं है। जैसे ही आप प्रपोजल को एक्सेप्टेंस कर लेंगे
तो लॉ की नज़र में क्या क्रिएट हो गया है? प्रॉमिस क्रिएट हो गया है। प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया तो लॉ की नज़र में प्रॉमिस हो गया। अच्छा, हमें लग रहा है कॉन्ट्रैक्ट हो गया। हमारे जहन में क्या बात आएगी? मैंने ऑफर करवाई, इसने एक्सेप्ट कर ली, तो क्या क्रिएट हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन लॉ ऐसे नहीं कह रहा। लॉ कह रहा है अगर प्रपोजल में एक्सेप्टेंस आ गई है तो प्रॉमिस हो गया। एग्रीमेंट, अब ये लफ्ज़ भी हम आम जिंदगी में इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। कहते हैं जी मेरा एग्रीमेंट हो गया या मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। इसमें कोई फ़र्क तो नहीं है ना? आम जिंदगी में कोई फ़र्क नहीं है। एग्रीमेंट हो गया है या कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक ही बात है। लेकिन लॉ कह रहा है नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। एग्रीमेंट लॉ किसे कह रहा है? एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन, मतलब जब प्रोमिस में कंसिडरेशन भी आ जाए तो ये एग्रीमेंट बन जाता है। कंसिडरेशन का मतलब क्या है? समथिंग इन एक्सचेंज। ये मैं एक सादा सी डेफिनेशन दे रहा हूं आपको। कंसिडरेशन का क्या मतलब है? समथिंग इन एक्सचेंज। मुझे बदले में क्या मिलेगा? मतलब मैं मोबाइल सेल कर रहा हूं आपको, आपको मोबाइल मिलेगा, मुझे पैसे मिलेंगे। आपके लिए मोबाइल कंसिडरेशन है, मेरे लिए पैसे कंसिडरेशन है। समथिंग इन एक्सचेंज। वो जो नोमान ने कामरान ने नोमान को ऑफर करवाई थी, विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन, तो इसके लिए 10 मिलियन कंसिडरेशन था और उसके लिए हाउस। यानी ये हमेशा इट्स अ टू वे ट्रैफिक, दोनों के लिए कंसिडरेशन इन्वॉल्व है। समथिंग इन एक्सचेंज। आप इस वक्त राइस से एजुकेशन सर्विसेज ले रहे हैं, राइस को पैसे मिल गए, आपको एजुकेशन मिल गई। समथिंग इन एक्सचेंज, ठीक है ना? तो जब कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो गई तो लॉ कहता है अब आपने, एक बंदे ने ऑफर करवाई, दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया और इसमें कंसिडरेशन भी इन्वॉल्व है, तो लॉ कहता है क्या हो गया है? एग्रीमेंट हो गया। ठीक होगी बात? फिर लॉ इससे आगे चलता है। कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाई लॉ इज, एनफोर्सेबल बाई लॉ का क्या मतलब हुआ? एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाई लॉ, इसका क्या मतलब हुआ? कि अगर कोई शख्स अपने कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हटे, बात को पूरा ना करे, तो दूसरी पार्टी कोर्ट चली जाए, अदालत चली जाए, सू कर दे और अदालत इस केस को सुने और मेरिट पर इसका फैसला करे। इसको हम क्या कहते हैं? एनफोर्सेबल बाई लॉ। अच्छा, अदालत हमारी हर बात नहीं सुनती है। अदालत हमारी हर बात नहीं सुनती है। बहुत सारी बातों में कहते हैं भाई आपको किसने कहा था ऐसे करो, हमने थोड़े कहा था। क्या मतलब हुआ? नॉट एनफोर्सेबल बाई लॉ, ठीक है ना? इसका मतलब है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, वो क्या था फिर? एग्रीमेंट था। हम आपस में कुछ भी एग्री कर सकते हैं, दो इंसान इंडिपेंडेंट हैं, कोई भी एग्रीमेंट कर सकते हैं, आपस में कोई भी बात कर सकते हैं। लेकिन अगर दूसरा बंदा बात नहीं मान रहा तो क्या हर बात पर हम अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं? नहीं खटखटा सकते। जिन बातों में हम अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाई लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब है एग्रीमेंट में और कॉन्ट्रैक्ट में किसका फर्क आ गया? अगर एग्रीमेंट में एनफोर्सेबिलिटी भी आ जाए, यानी अगर अदालत का दरवाजा भी खटखटाया जा सकता हो, तो फिर ये क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। और अगर अदालत का दरवाजा ना खटखटाया जा सकता हो तो फिर ये एग्रीमेंट है। और अगर कंसिडरेशन भी इन्वॉल्व नहीं है तो फिर ये प्रॉमिस है। बात समझ आई है? देखें लॉ ने क्या किया, कितनी बारीकी से तीन चीज़ों को अलग अलग कर दिया है, जबकि आम जिंदगी में हम इन तीन चीज़ों को अलग अलग महसूस नहीं कर रहे होते हैं। जी मैं बता, अभी कंसिडरेशन को हमने वैसे बड़ी डिटेल में भी आगे एक्सप्लेन, अभी तो हमने एक रॉ डेफिनेशन दी है। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन एक्सचेंज। आप हफीज सेंटर चले गए,
आपने एक लैपटॉप खरीदना था, आपके लिए कंसिडरेशन क्या है? लैपटॉप। वो जो शॉपकीपर सेल कर रहा है उसके लिए कंसिडरेशन क्या है? पैसे। हर ट्रांजैक्शन में कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, ठीक है। अच्छा जी, तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया बिटवीन प्रॉमिस, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट। प्रॉमिस कब क्रिएट होता है? जब एक्सेप्टेंस हो जाए। अब बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसमें कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व ना हो, तो सिर्फ प्रॉमिस हो गया, ठीक है ना। लेकिन अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, यानी दोनों पार्टीज को समथिंग इन एक्सचेंज मिल रहा है, एग्रीमेंट हो गया। अब यहां हम आज के लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे कि एनफोर्सेबिलिटी का क्या मतलब होता है। पार्टीज की इंटेंशन, नियत, इरादा, जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे उस वक्त क्या नियत थी, इरादा क्या था, वो डिफाइन करता है कि ये बात एनफोर्सेबल बाय लॉ है या बाय लॉ एनफोर्सेबल नहीं है। कैसे जी? पहले तो ये तीन बातें फिर हमें समझ आ गई। अच्छा जी, जी ठीक हो गया। कंसिडरेशन फ्यूचर में भी हो सकती है ना, प्रेजेंट में भी हो सकती है, फ्यूचर में भी हो सकती है, पास्ट में भी हो सकती है, ये भी आगे चल के भी हम पढ़ेंगे। बिल्कुल एग्रीमेंट। एक बात चले मैं आगे चल कर आनी थी, लेकिन आपके इस सवाल की वजह से मैं यहाँ बोल देता हूँ उसको। अभी आज का लेक्चर वहाँ तक इंशाल्लाह हम पहुँच जाएंगे अल्लाह ने चाहा तो। जैसे ही हम ये लॉ पढ़ रहे हैं ना, आमतौर पर हमारे जहनों में क्या बात है, एग्रीमेंट का मतलब है कोई लिख कर मुआहदा करना, उस पर मेरे साइन होंगे, मेरे थंब इम्प्रेशन लगेंगे, ऐसे ही है ना। लेकिन लॉ कह रहा है नहीं 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 नहीं, ये लिखा होना ज़रूरी नहीं है, ये वर्बली भी हो सकता है। फिर वो कहता है बल्कि इससे भी अगली बात है, ये हो सकता है वर्बली भी ना हो, सिर्फ इशारों किनारों में ही हो गया हो। नहीं नहीं, वो नहीं जो आप समझ रहे हैं वो नहीं कह रहा। तो इम्प्लाइड, सिचुएशन बेस्ड, ठीक है ना, उससे भी मुआहदा हो सकता है। आज के लेक्चर में हम यहां तक पहुंचेंगे। जरा पहले वही समथिंग इन एक्सचेंज को जरा डिफाइन कर लें। टॉम एग्री टू सेल हिज कार टू जेरी फॉर रुपीज। अब अगर हम टॉम के शू में आके देखें और जेरी के शू में आके देखें तो हमें बात अलग अलग समझ आएगी। टॉम के शू में देखें तो टॉम ने प्रॉमिस किया टू सेल कार टू जेरीज, पेमेंट सर्व एज कंसीडरेशन टू टॉम, समथिंग इन एक्सचेंज। और जब हम जेरी के शू में आए तो जेरी प्रॉमिस टू पे 500,000 टू टॉम, टॉम का सर्व एज कंसीडरेशन टू जेरी, ठीक है ना। इसका मतलब है एग्रीमेंट इज अ टू वे स्ट्रीट, सो ईच पार्टी मस्ट रिसीव समथिंग इन एक्सचेंज, दोनों के लिए कोई ना कोई चीज वो होगी। अच्छा जी, अब आते हैं हम एनफोर्सेबिलिटी को थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट को भी हम डिफाइन कर कर आए हैं, कैसे? एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब जब हमने कहा एन एग्रीमेंट, तो इसमें एग्रीमेंट के दोनों इंग्रेडिएंट होने चाहिए। क्या मतलब? ऑफर भी होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए, कंसिडरेशन भी होनी चाहिए, ठीक है ना। एग्रीमेंट के सारी इंग्रेडिएंट होने चाहिए ना उसमें। अब एक नया इंग्रेडिएंट आ गया है, एनफोर्सेबल बाय लॉ। एनफोर्सेबल बाय लॉ, ये कैसे पता चलेगा कि एनफोर्सेबल बाय लॉ है या नहीं है? कहते पहले तो कुछ मोटे मोटे उसूल समझ लें। अगर कोई आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो जिसमें कोई इम्पॉसिबल इवेंट का एग्रीमेंट हो रहा है, एक पीर साहब है कहता है जी हम मुर्दा को जिंदा कर देंगे, एक बंदा वो कहता है जी किसी साइंटिफिक इक्विपमेंट की जरूरत नहीं, आप बैठे मैं दम करूंगा आप चांद पे पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। अब ये वाले तो कौन से एग्रीमेंट हैं? इम्पॉसिबल। अब वो जनाब आपने पीर साहब को पैसे दे दिए, मुर्दा जिंदा नहीं हो रहा,
अब आप अदालत पहुंच गए कि जज साहब ये बंदा जिंदा नहीं कर रहा, तो क्या अदालत सुनेगी ये बात? नहीं सुनेगी। या जनाब मैं बैठा हुआ, ये दम किया जा रहा है, मैं चांद पे पहुंच नहीं रहा हूं, तो ये तो नहीं अदालत सुनेगी। ठीक है ना? इसका मतलब है ऐसे इवेंट जो इम्पॉसिबल हैं, दैट आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ये तो बुनियादी अकल की बात आ गई। इलीगल एग्रीमेंट, आपने एक बंदे को 1 करोड़ रुपया दिया कि यार देखो 15 दिनों के अंदर अंदर आपने मुझे ड्रग सप्लाई करनी है। अब वो पैसे ले लिए उसने, ड्रग सप्लाई नहीं कर रहा। अब आप जस्टिस साहब की अदालत में पहुंच गए, उमर अताब बंदयाल साहब की में, कि जज साहब देखें ये मुझे हीरोइन सप्लाई नहीं कर रहा। तो अब बेचारे जज साहब क्या करें? तो ये बात भी हमें कॉमन सेंस से पता चल रही है, बगैर लॉ पढ़े पता चल रही है ना, कि यार जज साहब ये बात तो नहीं सुनने बैठे वहां। या एक बंदे को पैसे दिया, उसने कहा यार ये बंदा बहुत तंग कर रहा है, बस बोरी बंद लाश चाहिए इसकी। अब वो पैसे ले लिए, बोरी आ नहीं रही है, तो अब क्या जज साहब सुनेंगे बात? नहीं सुनेंगे ना। अब ये कॉमन सेंस, वो जो कल मैं कह रहा था हमारे जीन्स ने ही लॉ सीखा हुआ है, ये बात आप बी लॉ की क्लास में ना भी बैठे हो तो आपको समझ आएगी कि यार ये जज साहब कैसे सुन सकते हैं। यही बातें लॉ में लिखी हुई हैं कि भाई जो इम्पॉसिबल इवेंट हैं दैट आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, जो इलीगल बातें हैं वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। ठीक है ना? तीसरी बात वो कहता है असल में इन 2 बातों को निकाल कर जो बाकी के इवेंट हैं वो इन्फोर्सेबल हैं कि नहीं हैं, ये डिपेंड करता है पार्टीज की इंटेंशन, इरादा, नीयत। किस वक्त? जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, जब वो एग्रीमेंट कर रहे थे, उस वक्त नीयत क्या थी? अगर पार्टीज की नीयत ये थी कि जनाब अगर कोई बंदा अपना वादा पूरा नहीं करेगा तो दूसरा बंदा अदालत चला जाएगा, तो फिर ये एनफोर्सेबल बाय लॉ है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट की नेचर ही ऐसी थी, ट्रेडिशन ऐसी थी, माशरे में रिवायत ऐसी थी कि यार उस तरह की बातों को हम अदालत में नहीं लेके जाते, तो फिर हम कहते हैं कि यार इंटेंशन नहीं थी। अब ये बात देखने के लिए लॉ ने कैसे बात की है, वो कहते हैं देखो यार, जो जब आप मुआहदे कर रहे होते हैं ना, जब आप एग्रीमेंट्स कर रहे होते हैं ना, तो ये अमूमन 2 तरह के एग्रीमेंट हैं। पहली तरह में हमने 3 बातें डाली। कुछ एग्रीमेंट हैं, मुआहदे हैं सोशल नेचर के, कुछ हैं डोमेस्टिक नेचर के, और कुछ हैं रिलीजियस नेचर के। वो कहते हैं यार ये जो 3 तरह के मुआहदे हैं ना, लॉ इनको एक ही नज़र से देखता है। सोशल नेचर के एग्रीमेंट्स, यार कल मेरी तरफ चाय पी लेना, डिनर पे आ जाओ, अफ्तारी पे आ जाओ, ये इस तरह की बातें। अब अगर वो अफ्तारी पे ना आए तो क्या हम अदालत में जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। हस्बैंड ने वाइफ को वादा कर दिया कि कोई चीज़ लेके देगा, तो फिर सारे हस्बैंड अदालतों में खड़े होंगे बेचारे। ठीक है ना? डोमेस्टिक नेचर के वादे, रिलीजियस नेचर के वादे, वो जो अब ये बात वो शायद मुनासिब नहीं है मैं एग्जांपल जो देने लगा हूँ, वो जो हम तबलीग वालों को कहते हैं कि जी मेरा इरादा है जी मैं जा रहा हूँ जी 3 दिन के लिए, और अब अगर आप नहीं गए तो अदालत में तो नहीं जाएंगे ना। लॉ, अब जरा सुने लॉ यहाँ क्या कह रहा है। लॉ कह रहा है जनरली आम तौर पर इस तरह के एग्रीमेंट जब लोग कर रहे हैं तो एग्रीमेंट करते वक्त उनकी इंटेंशन एनफोर्सेबिलिटी की नहीं है। बात समझ आ रही? एनफोर्सेबिलिटी की नहीं है। और कुछ एग्रीमेंट हैं कमर्शियल नेचर के, बाइंग सेलिंग, कोई आप कॉलेज के क्लासेस पढ़ रहे हो और जो जितना भी बाकी के एग्रीमेंट है। लॉ कहते हैं पहले तो ना एग्रीमेंट को इन 2 कैटेगरी में डिवाइड करके अपने जहन में बिठाएं। फिर लॉ कहता है यार हमने एक एजम्पशन ली है कि ये वाले जो 3 एग्रीमेंट है ना, नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, यहां रुक गए हम, पहले अगली लाइन नहीं पढ़ी। वो कहता है यार आम तौर पर अमूमन सोशल नेचर के, डोमेस्टिक नेचर के, रिलीजियस नेचर के जो एग्रीमेंट हैं, लॉ ने ये तस्लीम कर रखा है पहले से ही कि इसमें पार्टी की इंटेंशन लीगल रिलेशन की नहीं है, एनफोर्सेबिलिटी की नहीं है। क्लियर हो गई बात? कोई बंदा
अदालत में मुकदमा लेके आएगा तो लॉ कहेगा नहीं नहीं यार ये नहीं सुन सकते हम, ये इन्फोर्सेबल नहीं है। तो क्या ये कभी भी इन्फोर्सेबल नहीं हो सकते? लॉ ने कहा नहीं नहीं हो सकते हैं, अनलेस स्पेसिफिकली एग्रीड अपॉन। वो कहते हैं अगर आप चाहते हैं कि ये इन्फोर्सेबल है तो फिर जब आप ये बात कर रहे थे ना उस वक्त आपस में एग्री करें। किस बात पर? कि ये इन्फोर्सेबल बाई लॉ है। अगर आप डिनर पर नहीं आए तो हम अदालत जा सकते हैं, ये बात आपस में बता दें। अब ये इन्फोर्सेबल बाई लॉ हो गया, अब आप अदालत जा सकते हैं। नहीं अभी ये बात नहीं करनी, अभी लिखे तक पहुंचने लगे थोड़ी देर में। बात समझ आ रही है जी? जोर से बोलें। एग्रीमेंट हो गया ना, जब प्रॉमिस एक्सेप्ट हो गया तो क्या बन गया? नहीं, कंसिडरेशन समथिंग इन एक्सचेंज है। अभी बताते हैं, चलते हैं थोड़ा सा और आगे चलने दें, जरा 2-3 फंडामेंटल आ जाए ना, फिर बातें क्लियर होंगी। लॉ कह रहा है अगर सोशल, डोमेस्टिक, रिलीजियस नेचर का कोई एग्रीमेंट है तो जनरल अजम्पशन है कि ये इन्फोर्सेबल बाई लॉ नहीं है। अगर आपने इन्फोर्सेबल करना है तो आपस में एग्री कर लें, एक बात। दूसरी बात, लॉ कहता है जितने भी कमर्शियल नेचर के एग्रीमेंट है ना, हमने अज्यूम कर रखा है कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन है। इंटेंशन टू, यहां रुक गए पहले, हम बताने की जरूरत नहीं है। वो कहता है अच्छा हमेशा ये अदालत जा सकते हैं? कहते नहीं नहीं, आप बताकर एग्री कर ले कि इंटेंशन नहीं है, अनलेस स्पेसिफिकली, यानी इसमें से एनफोर्सेबिलिटी निकालनी हो तो एग्री करना पड़ेगा, और इसमें एनफोर्सेबिलिटी इंजेक्ट करनी हो तो एग्री करना पड़ेगा। यानी जर्नल अजम्पशन ये है, दे आर नॉट एनफोर्सेबल एंड दे आर एनफोर्सेबल। हाँ, हमें इख्तियार दे दिया लॉ ने साथ ही कि आप इसे एक्सक्लूड कर सकते हैं आपस के एग्रीमेंट से। एक बंदा दूसरे बंदे को गाड़ी सेल कर रहा है, कौन सा एग्रीमेंट है? कमर्शियल। बताने की जरूरत नहीं कि अगर तुम गाड़ी नहीं दोगे तो मैं अदालत जाऊंगा, एनफोर्सेबल बाय लॉ है। एक शख्स प्लॉट सेल कर रहा है, एग्रीमेंट हो गया, कुछ पैसे दे दिए, अब वो कह रहा है जी मैं तो नहीं दे रहा, नहीं आप अदालत जा सकते हो। लेकिन अगर आपने एग्रीमेंट करते वक्त ही कहा कि यार देखो भाई ये मैं आपको प्लॉट सेल तो कर रहा हूं, लेकिन भाई आपका मेरा कोई फड्डा हो जाए ना, हमारे में से कोई भी बंदा अदालत नहीं जा सकता अनलेस स्पेसिफिकली एग्रीड। बात समझ आई? इंटेंशन। अच्छा जी, अब जरा वो जो आप बात कर रहे थे वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इनकॉर्पोरेट होंगी। असल में 2-3 लेक्चर में ना कुछ फंडामेंटल जब तक सारे क्लियर नहीं होते तो वो टीचर के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि उन सारी बातों का आपको आंसर दे। देखिए अब छोटी छोटी सी एग्जांपल से समझते। ए ने बी से चाय का इनवाइट कर लिया, ठीक है ना? ये कौन सी नेचर का एग्रीमेंट है? अब आप कहेंगे कि जी सर समथिंग इन एक्सचेंज क्या है? एक को तो चाय मिलेगी, दूसरे को पैसे तो नहीं दे रहे। तो लॉ एक लफ्ज इस्तेमाल करेगा, लॉ एक लफ्ज इस्तेमाल करेगा कि लव एंड अफेक्शन इज ऑल्सो कंसिडरेशन। आप किसी को चाय पे बुला रहे हैं, किसी दोस्त को, तो आप उसकी महफिल को एंजॉय करना चाहते हैं, उसके आने को एंजॉय करना चाहते हैं, उसके साथ कंपनी को एंजॉय करना चाहते हैं, तो ये भी कंसिडरेशन है, ठीक है ना? तो समथिंग इन एक्सचेंज। और जरूरी नहीं कंपनी वही हो जिसके लिए आपने इतनी जोर से यस सर कहा है ठीक है ना? ये कंपनी किसी बहन भाई की भी हो सकती है, फादर मदर की भी हो सकती है। अच्छा जी आगे चलते हैं। तो लॉ क्या कह रहा है? एक शख्स ने ऑफर करवा दी, दूसरे ने एक्सेप्ट कर ली, तो एग्रीमेंट हो गया। लेकिन कौन सा? सोशल नेचर का। अब लॉ की जनरल अजम्पशन क्या है? नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। लेकिन फर्ज करें ये आप चाय पर इनवाइट कर रहे हैं किसी सेलिब्रिटी को,
और आपने कोई उसके साथ फंक्शन अरेंज कर रखा है, कोई आपने अपनी एडवर्टीजमेंट प्लान कर रखा है, तो अब आपने कहा कि नहीं भाई ये आपका हमारा एग्रीमेंट है, एनफोर्सेबल बाय लॉ है, अगर आप नहीं आओगे तो ये बात है। लॉ ये लॉ कर रहे हैं ना हमें, हम स्पेसिफिकली क्या कर सकते हैं, एग्रीड अपॉन कर सकते हैं टू क्रिएट लीगल रिलेशन। इसी तरह से हस्बैंड ने वाइफ को गोल्ड रिंग लेने का वादा कर दिया, ठीक है, महंगाई हो गई है तो गोल्ड ही रहने दें कि डायमंड कर दें, चलो अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब इस वक्त लॉ की नज़र में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन नहीं है अनलेस स्पेसिफिकली एग्रीड अपॉन, ठीक है ना। इसी तरह से मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कोई डोनेशन देने का वादा कर लिया, चैरिटी देने का, रिलीजियस, तो लॉ की नज़र में नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, हाँ यू कैन क्रिएट, ठीक है। इसी तरह से दो लोगों ने कोई मोबाइल खरीदने का कर लिया, तो ये ऐसे हमें बातें समझ आ जाएंगी, ठीक होगी ना बात, ओके। नाउ हाँ, तो कमर्शियल हो गया ना, कमर्शियल हो गया, इसका मतलब है इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अब आते हैं जी वो जो आप मुख्तलिफ सवाल पूछे जा रहे हैं ना, उनके जवाब की तरफ ज़रा जल्दी जल्दी पहुंच जाएं ताकि थोड़ा सा बेसिक हमारी क्रिएट हो जाए। काइंड ऑफ ऑफर्स, आगाज़ कहाँ से हुआ था, कामरान ने नोमान को ऑफर करवाई थी, विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन, वहाँ से शुरू हुई थी, ऑफर थी। वो कहते हैं ये ऑफर कितनी तरह की हो सकती है, वो कहते हैं यार ऑफर को हम ना दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, नंबर 1 हाउ मेड एंड नंबर 2 टू होम मेड। हाउ मेड का मतलब है ऑफर करवाई कैसे गई है, मीन्स एक्सप्रेस ऑफर है, एक्सप्रेस का मतलब है यूज ऑफ वर्ड, माइट बी इन राइटिंग, माइट बी वर्बली। विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन, ये व्हाट्सएप मैसेज कर दिया तो लिख कर चला गया, कॉल कर दी तो वॉइस चला गया, बोल के आपस में कर दिया तो वॉइस चला गया। लॉ की नज़र में लिखा होना की कोई अहमियत नहीं है। एक बड़ी अजीब सी बात आपको लगेगी अभी, लॉ ये नहीं कहता कि हर एग्रीमेंट लिखा होना चाहिए, बिल्कुल नहीं कहता। तो अभी एक सवाल आएगा हमारे ध्यान में कि फिर सर फिर साबित कैसे करेंगे, तो इसका एक आसान जवाब तो ये है कि हम इस क्लास में लॉ की रिक्वायरमेंट पढ़ रहे हैं, साबित करने का इल्म आपको यहाँ नहीं पढ़ाया जा रहा। ये भी इल्म है, ये LLB वाले लोगों को पढ़ाया जाता है, आपको नहीं पढ़ाया जा रहा। तो इसका एक आसान जवाब हुआ करेगा, जब आप मुझसे पूछेंगे सर ये साबित कैसे करेंगे, तो मैंने कहा वकील साहब कर लेंगे, आप रहने दो, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने साबित वहाँ ये बात नहीं करनी है। लेकिन बहरहाल थोड़ा थोड़ा आपको समझ आएगी अभी जैसे जैसे आगे चलेंगे। अच्छा जी, एक्सप्रेस ऑफर का क्या मतलब हुआ, एक्सप्रेस बाय वर्ड्स, माइट बी ओरल, माइट बी इन राइटिंग। और दूसरा आ गया इम्प्लाइड ऑफर। इम्प्लाइड मीन्स एम्प्लॉयड बाय सिचुएशन, कि यार अच्छा अगर ये हो रहा था तो इसका यही मतलब था। इम्प्लॉयड का मतलब क्या हुआ, मतलब यही था। एक बंदे ने ऑफर करवाई है, दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया, अल्फाज का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। मसलन आप एयरपोर्ट से बाहर आ रहे थे, तो एक कुली सामने आया, उसने आकर आपके लगेज पकड़ लिया और आपने ट्रॉली छोड़ दी, उसने कोई लफ्ज़ नहीं बोला, आपने कोई लफ्ज़ नहीं बोला, आप उसका ट्रॉली पकड़ना ऑफर था, आपका ट्रॉली छोड़ देना एक्सेप्टेंस थी। लॉ की नज़र में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब वो आ गया जनाब आपकी डिग्गी शिग्गी में, उसने सारी चीज़ें रख दी, अब वो बेचारा एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप कोई थोड़ा सा उसको पैसे देंगे, और आप कह रहे हैं हाँ भाई क्या मसला है, सर यार भाई ने कहा मैंने आपको कहा था मेरा सामान लेके आओ। वो बेचारा देख रहा है कि यार किस बंदे से वास्ता पड़ गया। लॉ इस वक्त उसकी फेवर में चला गया। लॉ कह रहा नहीं नहीं, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, जब आपने ये सर्विसेज उससे ले ली हैं, आपका आपने कहा नहीं जी भाई कब ऑफर थी कब एक्सेप्टेंस थी, वो कह रहा इम्प्लाइड ऑफर थी और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस थी। ठीक है ना।
सम टाइम आप देखते हैं किसी शॉपिंग मॉल में या आमतौर पे 5 स्टार होटल्स में, अगर जो कोई बड़ी डिसेंट बात नहीं है, अब तो खैर मशीन्स भी आ गई हैं, कोई एक शू शाइनर उन्होंने बिठाया होता है। आप गए, आप उस शू शाइनर की चेयर पर बैठ गए और उसने शू पॉलिश कर दिए, कोई ऑफर नहीं थी, कोई एक्सेप्टेंस नहीं थी। लॉ कह रहा है ऑफर भी हो गई है, एक्सेप्टेंस भी हो गई है। कौन सी ऑफर हो गई है? एम्प्लॉयड ऑफर हो गई है, एम्प्लॉयड एक्सेप्टेंस हो गई है। आप मरी में चले गए, बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो गई, आपकी गाड़ी बर्फ़ में धंसी हुई है, आप सुबह उठे देखा गाड़ी तो बर्फ़ में ढकी हुई है, तो वो लोकल्स आ जाते हैं गाड़ी की बर्फ़ हटाने के लिए। तो आपने कहा बड़ी नेक लोग हैं यार, मेरी खिदमत करिए। लॉ कह रहा नहीं 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 नहीं, ये नेक नूक कोई नहीं है, ये एम्प्लॉयड ऑफर थी और आपने उन्हें अगर बर्फ़ हटा लेने दी है तो ये एम्प्लॉयड एक्सेप्टेंस थी, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसको पैसे दे दें आप। बात समझ आ रही है? ऐसे लॉ हमें साथ साथ लेकर चल रहा है। वो कह रहा है भाई जरूरी नहीं है कि हमेशा एक्सप्रेस ऑफर ही हो, हम तो लिखने की बात कर रहे थे। लॉ तो कह रहा है भाई लिखने को छोड़ो, ये इशारों से भी हो गया कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ आ गई? एम्प्लॉयड ऑफर, एम्प्लॉयड एक्सेप्टेंस। आप सिग्नल पर रुके, वो एक कोई बच्चा आ गया, उसने फ्रंट स्क्रीन साफ करनी शुरू कर दी, आपने मना नहीं किया, आप खामोश बैठे रहे। अब वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि थोड़े से पैसे उसको दिए जाएं और आप कह रहे हो यार मैंने तो तुम्हें कहा ही नहीं है। लॉ की नज़र में इस वैल्यू की कोई वैल्यू नहीं है कि मैंने नहीं कहा। जब आपने उसको मना नहीं किया तो आपने उसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था। हाँ, ये एक अलग बात है कि आप मना भी करते रहें तो वो साफ करके ही छोड़ते हैं, वो एक अलग एस्पेक्ट है। अभी हम लीगल उससे पहले तक की बातें कर रहे हैं। तो ऑफर कितनी तरह की हो गई फिर? 2 तरह की। किस एंगल से? हाउ मेड, क्या अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है या अल्फाज के बगैर, यानी ऑफर एक्सप्रेस थी या एम्प्लॉयड थी। टू होम मेड, किसको ऑफर की गई है? इसके एंगल से हम कहते हैं जनरल पब्लिक को या स्पेसिफिक पर्सन को। स्पेसिफिक ऑफर यानी 2 लोगों के दरमियान में अगर एक ऑफर भेजी जा रही है तो किसी स्पेसिफिक पर्सन को ऑफर हो रही है, कोई भी दूसरा आदमी नहीं इसको एक्सेप्ट कर सकता। मसलन आप जरा उसको ऐसे सोचें, वो बकरा ईद चल रही है और आप बकरा खरीदने के लिए गए हुए हैं बकर मंडी, और अब आपकी और उसकी सेलर की निगोशिएशन हो रही है। वो कह रहा है जी 70,000 रुपया और आप कह रहे हैं 20,000 रुपया। अभी तो यहाँ से शुरू हुआ ना काम, ठीक है ना? तो चलते 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 वो आ गया है 50,000 पर और आप आ गए हैं 30,000 पर, ठीक है ना? अब बीच में कोई मेरे जैसा गर्मी का मारा और ज़रा सुस्त आदमी गया, उसने देखा यार ये 50,000 का दे रहा, उसने कहा यार ये लो पकड़ो, मुझे दे दो। लॉ की नज़र में इसकी क्या अहमियत है? वो 50,000 का मुझे ऑफ़र नहीं करवा रहा था, इट वॉज ए स्पेसिफिक ऑफ़र। तो मैं 50,000 देकर लीगली उसे बाउंड नहीं कर सकता कि तुम ये मुझे दे दो, बिकॉज स्पेसिफिक ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय स्पेसिफिक पर्सन। बात समझ आई? बट ऑफर इज नॉट ऑलवेज स्पेसिफिक, सम टाइम इट इज जनरल ऑफर, कोई भी बंदा एक्सेप्ट कर सकता है। तो अगर जनरल ऑफर है तो फिर कोई भी बंदा एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन अगर स्पेसिफिक ऑफर है तो फिर स्पेसिफिक पर्सन ही एक्सेप्ट कर सकता है। अगर 2 खास लोगों के दरमियान गुफ्तगू हो रही है, वही वहां से चलें, कामरान और नुमान की जान नहीं छोड़नी हमने पूरे ला में। कामरान ने किसको ऑफर करवाई थी? नुमान को। अब साथ वाला हमसाया आ गया कि लो जी 10 मिलियन मैं लेना घर, नहीं, अभी उसको तो ऑफर नहीं हमने करवाई। बाज़ दफ़ा हमने ऑफर जनरल पब्लिक को करवा रखी है, हमने इश्तार लगा रखा है, कोई भी खरीद ले, ये प्राइस है, एनीवन। जैसे बिडिंग हो रही है किसी चीज़ की, तो जितने बिडिंग में शामिल हैं इन सबके लिए ऑफर है ना ये। मतलब स्पेसिफिक ऑफर में हमने एक्चुअल प्राइस और डिस्काउंटेड प्राइस को नहीं देखना, बस ये देखना कि ऑफर करवाई किसको जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। डिसाइड कौन करेगा कि ये स्पेसिफिक ऑफर है या जनरल? ये सिचुएशन डिफाइन करेगा ना कि आप किसको ऑफर करवा रहे हैं। मसलन आप 2 लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे हो कि यार मैंने मोबाइल सेल करना है, आपने लेना है, इस वक्त आप किसको ऑफर करवा रहे हो?
हाथ वाले को, लेकिन पीछे बेंच वाली एक फ्रेंड बैठे हो कहते यार मुझे दे दो उसी प्राइस पर। अब लीगल स्टेटस क्या है? क्या बाउंड हो गए हम उसे देने के लिए? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको तो ऑफर ही नहीं करवाई जा रही थी। ये ऑफर कौन सी चल रही थी? स्पेसिफिक चल रही थी। ओनली स्पेसिफिक, ओनली दैट पर्सन कैन एक्सेप्ट द ऑफर। लॉ, मैं इसीलिए बार बार आपसे कह रहा हूं, अभी आपने बिल्कुल शुरू किया, पहले 5-6 दिन हमें आपका लॉ का एक मिजाज क्रिएट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और लॉ का मिजाज हम ज़्यादा अच्छा क्रिएट कर पाते हैं टैक्स की क्लास में, क्योंकि वहाँ लॉ ज़रा और रिफाइन किस्म का लॉ है, वहाँ और ज़्यादा बारीकियाँ हैं उसके अंदर। लेकिन चलें, अभी फ़िलहाल आप मेरे पास क्योंकि बी लॉ पढ़ रहे हैं तो यहाँ भी मैं कोशिश पूरी करूँगा कि हम लॉ का वो मिजाज हमारे अंदर आना शुरू हो। मसलन हमने एक शख्स को ऑफ़र करवाई, हमने कहा यार आपने ये चीज़ 1 लाख रुपए की ख़रीदनी है, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को ऑफ़र करवाई, तो कौन सी ऑफ़र हो गई? स्पेसिफिक ऑफ़र हो गई। उसने कहा यार देखो भाई 1 लाख की तो नहीं, मैंने तो 90,000 की खरीदनी है। ठीक है, अब इस बात को ज़रा मैं एक और तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। आपने ज़रा आपकी डेली लाइफ में आ जाए, आप एक बस स्टॉप पे खड़े थे, एक आपको कहीं जाना था, आपने ऑटो वाले से पूछा यार कितने पैसे लोगे? उन्होंने कहा जी 400 रुपया। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब है, सब लोग 300 में, मैं रोज़ यहाँ आता जाता हूँ, 300 रुपये लगते हैं। उन्होंने कहा नहीं सर पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया, 400 ही देने। ठीक है, आपने कहा चलो 350 ले लो। ठीक है, उन्होंने कहा नहीं। आपने कहा चलो 400 ही दे लो। उन्होंने कहा नहीं मैंने अब नहीं जाना। लॉ की नज़र में इसकी क्या अहमियत है? लॉ की नज़र में इसकी क्या अहमियत? तो कितने पैसे मांग रहा था, आप कितने दे रहे हो, और वो जाने को तैयार नहीं है। लॉ की नज़र में कहते हैं ठीक है उसकी मर्जी है, नहीं बाउंड नहीं है बिल्कुल भी। अब ज़रा सुने क्या कहते हैं लॉ। लॉ कहता है अगर आप ऑफ़र के मुकाबले में काउंटर ऑफ़र दे दें तो पहली ऑफ़र ख़त्म हो चुकी होती है। अब एक नई ऑफ़र है, जब उसने 400 मांगे और आपने 300 कह दिए तो 400 वाली ऑफ़र तो ख़त्म हो गई। अब उसका दिल करे 400 में जब जा रहा है ना, तो अब पता लॉ की नज़र में क्या है, आप कह रहे हो कि 400 में चलना है और वो एक्सेप्ट कर रहा है। काउंटर ऑफ़र ओरिजिनल ऑफ़र को ख़त्म कर देती है। रोज आप देखते हैं लोग बहस कर रहे होते हैं यार जो तुम कह रहे थे मैं वही दे रहा हूं। अब ये बात जब कानून की नज़र में देखें तो बिल्कुल ठीक है, जब आपने काउंटर ऑफर करवा दी तो पुरानी ऑफर खत्म हो गई। थोड़ा और आगे चलेंगे तो ऑफर को हमने और रिफाइन करना है। असल में ऑफर और निगोशिएशन में फ़र्क है। ऑफर उस आखिरी वाली बात को कहते हैं जिसको आप एक्सेप्ट करें तो बस कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, उससे जो पिछले वाली बात होती है ना वो हमारी निगोशिएशन चल रही होती है। इसीलिए हर ऑफर के अगेंस्ट जब काउंटर ऑफर आती है तो पहली ऑफर एक्सपायर हो चुकी होती है। एक बात। अच्छा, अगर आपने ऑफर करवाई, आगे हमने इसको बात करना है लेकिन मैं थोड़ी बेस बना लूं जरा लॉ की। एक शख्स की ना कोई बड़ी कीमती किस्म की कैट जो है ना वो गुम हो गई है, ठीक है, और वो बड़ा परेशान है, उसे इस कैट से मोहब्बत भी बड़ी थी और ये कीमती भी बड़ी थी। अब उसने ऐलान किया, 4-5 लोग उसके मुलाजिम बैठे थे, उन्होंने कहा यार देखो भाई तुम्हारे में से जो भी इस कैट को ढूंढ के लाएगा ना उसे 1 लाख रुपया इनाम मिलेगा। ठीक है, 4 मुलाजिम यहाँ बैठे हुए थे। ये 4 मुलाजिम भागे के यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, कहीं मिल ही जाएगी कैट। खैर इन बेचारे 4 को तो नहीं मिली। वो जो घर का ड्राइवर था वो उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं था, वो कहीं से आ रहा था, उसने देखा है कैट तो यहाँ फिर रही है, उसने कैट को पकड़ा, गाड़ी में रखा, घर आ गया। जब गेट पर रुका ही आकर तो बाकी मुलाजिम ने देखा, वो कहा यार मौज होगी तेरी, तो लाख रुपये इनाम मिलेगा। क्यों? उन्होंने कहा तुझे नहीं पता ये कैट तो गुम गई थी और इसके तो लाख रुपया इनाम अनाउंस हुआ है। कहा वेरी गुड। वो लेकर अंदर चला गया, उसने कहा जी लाख रुपया देनी मुझे इनाम।
अब वो जो मालिक था उसने तो जाहिद कवि की बीला की क्लासेस पढ़ी हुई थी। उसने कहा भाई किस चीज़ का इनाम? उसने कहा क्यों? उसने कहा यार मैंने तो भाई ऑफर करवाई हुई थी तुमने। उसने कहा हाँ तुम्हें थोड़े करवाई हुई थी, तुम्हें तो ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुई थी। इसका मतलब है लॉ में आगे चलकर हम एक बात पढ़ेंगे, ऑफर एक्सेप्ट जब ही की जा सकती है जब आपको कम्युनिकेट हुई हो। लॉ की नज़र में इस बंदे को ये इनाम नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें दो बातें हैं। नंबर 1, ये स्पेसिफिक ऑफर थी उन 4 लोगों के लिए, ठीक है। और अगर ये ना भी होता, ये भी कहा जाता कि अच्छा जी कोई भी ले आए, तो तब भी जो बंदा लेकर आ रहा है उसको कैट मिलने से पहले ये ऑफर बताओ कि यार इस पर इनाम है, फिर मिलेगी लॉ की नज़र में, ठीक है ना। इसलिए ज़रा थोड़े से 3-4 लेक्चर लगेंगे, हम थोड़े फंडामेंटल अपने ठीक कर लेंगे ना, फिर ये बहुत सारे सवाल जो आपके जहनों में आ रहे हैं ये इंशाल्लाह ताला सेटल डाउन हो जाएंगे। तो ऑफर को हमने कितने हिस्सों में बांट दिया? 4 हिस्सों में बांट दिया। एक्सप्रेस ऑफर, एम्प्लॉयड ऑफर, जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर। फिर ये मैंने आपको एग्जांपल दे ही दी हैं, लाइक एक्सप्रेस ऑफर। कैसे जी? इट इज अ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड इन वर्ड, द प्रॉमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस्ड ऑफर। और एम्प्लॉयड का क्या मतलब है? एम्प्लॉयड बाय सिचुएशन या एम्प्लॉयड बाय लॉ। सिचुएशन से अखज़ कर लिया या समटाइम लॉ ने अखज़ कर लिया। जैसे ये ऑफर कौन सी थी? एक्सप्रेस ऑफर थी, वही जो हम पहले बात कर रहे हैं। ये रिटर्न भी हो सकती थी और वर्ड से भी हो सकती थी। अच्छा जी, एम्प्लॉयड ऑफर, शू शाइनर वाली एग्जांपल आ गई। आप बस स्टॉप पे खड़े हैं, एक ऑटो वाला आया, उसने आपको देखकर ऑटो स्लो कर दिया और आप बैठ गए और कहा यार मुझे फलां जगह जाना है, कोई प्राइस तय नहीं किया आपने। लॉ कहता है ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसका ऑटो को स्लो करना ऑफर था, आपका बैठ जाना एक्सेप्टेंस हो गया, कोई वर्ड्स इस्तेमाल नहीं हुए, तो कैसे हो गया? इम्प्लाइड हो गया, ठीक है ना। अच्छा जी, एम्प्लॉयड का मतलब हो गया बाय एक्शन, बाय सिचुएशन, बाय लॉ। जैसे आप कहीं रास्ते में से गुजर रहे थे और आपको कोई एक वैल्यूएबल चीज़ मिल गई, कोई मोबाइल मिल गया, कोई किसी का वॉलेट मिल गया, आप तो जानते भी नहीं है कि किसका वॉलेट है, किसका मोबाइल है, लेकिन अगर आपने उसको उठा लिया, मतलब आप गुजर रहे थे, एक मोबाइल पड़ा हुआ था, आपने उसको उठा लिया, या वॉलेट पड़ा हुआ था, आपने उसको पिक कर लिया, लॉ कहता है आपका और इसके ऑनर का एक एग्रीमेंट हो गया, आप जिम्मेदार हैं कि ये इसके ऑनर तक इसको पहुंचाएं। इम्प्लाइड बाय लॉ। लॉ ने अज्यूम कर लिया कि आपका और उस बंदे का कॉन्ट्रैक्ट, हालांकि आप तो उस बंदे को जानते भी नहीं हैं। तो वो जो हमारे जहनों में ये कॉन्सेप्ट है कि एग्रीमेंट तो लिख कर होगा, मुआहदा तो लिख कर, नहीं लिख कर नहीं होगा, ये एम्प्लॉयड भी हो जाएगा। और एम्प्लॉयड बाद दफ़ा हमारे एक्शन से होगा और बाद दफ़ा एम्प्लॉयड बाय लॉ हो जाएगा, लॉ अज्यूम कर लेगा। अच्छा जी, इनाम की बात हो रही है, कैट का पहुंचाना तो जिम्मेदारी बन गया, इनाम का हकदार नहीं हुआ। अच्छा जी, जनरल ऑफर एंड स्पेसिफिक ऑफर। जनरल ऑफर, ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज, एनीवन कैन एक्सेप्ट बाय परफॉर्मिंग अकॉर्डिंग टू कंडीशन। जैसे एक बड़ा मशहूर इसके ऊपर एक केस लॉ है, जैसे अभी अनफॉर्चुनेटली इंसानियत इसमें से कोविड में से गुजरी ना, एक पूरी दुनिया के अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, ऐसे ही एक दफ़ा एक फ्लू आया था, उसका इन्फ्लुएंजा फ्लू जब आया तो इसी तरह ही दुनिया के अंदर एक बड़ी मुश्किल में दुनिया चली गई। और उस वक़्त एक कंपनी थी, उसका नाम था आइस बॉल, उन्होंने एक वो बनाई, इसकी वैक्सीनेशन बनाई, और उन्होंने अनाउंस कर दिया कि अगर कोई हमारी कंपनी की ये वैक्सीनेशन करवा लेगा
और अगर फिर भी उसको इन्फ्लुएंजा हो गया तो हम इतना जुर्माना पे करेंगे। अब ये ऑफ़र कौन सी है? जनरल। लेकिन इसको एक्सेप्ट करने का तरीका क्या है कि वो टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो की जाएं जो उस मेडिसिन के ऊपर लिखी हों कि भाई इसको लगवाने का ये तरीका है, ये आपने करना है, ये इसीलिए क्या लिखा हुआ है, एनी वन कैन एक्सेप्ट बाय परफॉर्मिंग अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अगर आप अकॉर्डिंग टू द कंडीशन परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपने ये ऑफर क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। और एनी वन कैन एक्सेप्ट, जनरल ऑफर में एनी वन कैन एक्सेप्ट, लेकिन स्पेसिफिक में ऑफर इज मेड टू स्पेसिफिक और असर्टेनेबल पर्सन। क्या मतलब हो? स्पेसिफिक का तो मतलब है नाम, मिस्टर असलम को दे रहे थे, कामरान ने नोमान को दी थी। असर्टेनेबल का मतलब है पता लगाया जा सके कि किसकी बात हो रही है। मसलन हम कहें जी ये ऑफर जो भी इस वक्त आई कैप का प्रेसिडेंट है उसके लिए है, तो वी कैन असर्टेन हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ आई कैप एट द मोमेंट। कौन है? अली लतीफ़ साहब, ठीक है ना, हमारे बड़े अच्छे कोलीग, हमारे बड़े अच्छे साथी। तो अली लतीफ़ साहब आजकल हमारे प्रेसिडेंट। असर्टेनेबल का मतलब ये, इट कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय दैट स्पेसिफाइड पर्सन। क्लियर होगी बात जी? चलिए जी, यहां तक हम पहुंच गए हैं, कुछ बेसिक सा स्ट्रक्चर हमने खड़ा कर लिया है। अब हमने देखना है कि यार एक ऑफर को वैलिड ऑफर होने के लिए उसमें क्या करैक्टर होने चाहिए, मींस व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ऑफर। लेकिन इसके ऊपर बात अब इंशाल्लाह हम करेंगे मंडे को। कल क्लास ऑफ है, कल मुझे थोड़ा सा कोई काम है, मुझे कहीं जाना है, कल क्लास ऑफ है, मंडे को हमारी मुलाकात होगी। जी आप क्या कह रहे हैं? एक ऑफर एक टाइम पे स्पेसिफिक और जनरल दोनों हो सकती है, लेकिन डिफरेंट प्राइसेस पे, कि स्पेसिफिकली कम और जनरल में ज़्यादा। हाँ हो सकती है, हो सकती है, बिल्कुल इसको ठीक कहता है। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह, यहाँ से आगे चलेंगे।